प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 आखिरी चट्टान, जो किसके द्वारा रचित है? मोहन राकेश के द्वारा रचित है। सबसे पहले हम मोहन राकेश का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ था और ये नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कहा जाता है इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। जीविकोपार्जन यानी अपना जीवन चलाने के लिए उन्हें कुछ वर्षों तक क्या किया? अध्यापन का कार्य भी किया। कुछ वर्षों तक इन्होंने कहानी की प्रसिद्ध पत्रिका सारिका का संपादन भी किया। आषाढ़ का एक दिन आधे अधूरे नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी ने इन्हें 1968 में पुरस्कार से सम्मानित किया, यानी पुरस्कार से सम्मानित किया, पुरस्कृत व सम्मानित भी किया। 1900 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, क्वार्टर तथा अन्य कहानियां, वारिस तथा अन्य कहानियां, परिवेश, आखिरी चट्टान तक इनकी प्रमुख क्या है? रचनाएं हैं। 1972 में क्या हो गया? दिल्ली में इनका इस समय निधन हो गया। अब है पाठ परिचय। जो प्रस्तुत पाठ है आखिरी चट्टान, वो एक रोचक यात्रा संस्मरण है, यानी लेखक ने 1952 में, ठीक है, गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी, तो वहीं का उन्होंने क्या किया? इसमें वर्णन किया है और कन्याकुमारी के सूर्यास्त एवं सूर्योदय का अत्यंत सूक्ष्म अंकन किया है इस पाठ में। ऐसा लगता है कि जो वर्णन किया है तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि लेखक ने कलम से ही प्रकृति का क्या किया है? चित्रांकन किया है। आखिरी चट्टान, कन्याकुमारी, सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि। केप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी स्याह है, यानी काली चट्टानें, यानी गहरे रंग की चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को क्या करा? देखता रहा। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफेद लकीरें चमक रही थी। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने क्या लगाई थी? समाधि लगाई थी, यानी वहीं पर क्या है? स्वामी विवेकानंद की समाधि बनी हुई है। हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधि स्थित सी लग रही है, यानी तीनों ओर ही क्या है? उसके पानी ही पानी है, तो वह समाधि भी एक स्थित सी लग रही है। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की साहर चट्टानों से क्या कर रही है? टकरा रही है। बल खाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती है, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां सी बन जाती है, यानी जो समुद्र की लहरें, जो सागर की लहरें आकर किससे टकराती है? चट्टानों से आकर टकराती है। तो पानी जब चट्टानों पर रह जाता है तो किसके समान लगता है? एक जाली के समान दिखाई देता है। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस भी कर रहा था शक्ति का विस्तार की शक्ति, यानी लेखक वहां चट्टान पर खड़ा होकर सारा दृश्य देख रहा था और महसूस भी कर रहा था कि प्रकृति क्या है? अनुपम है। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था। क्षितिज यानी जहाँ सूर्य और आकाश और धरती के मिलने वाला जो स्थान है वो क्या कहलाता है? क्षितिज कहलाता है। यानी देख रहा था कि तीनों तरफ ही उसी क्या केवल क्या दिखाई दे रहा था? पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर की अपेक्षा अधिक दूर, अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उस और दूसरा छोर है ही नहीं, उसे केवल क्या दिखाई दे रहा था? पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। तो लेखक सोच रहा था कि उस ओर कोई किनारा ही नहीं है। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूला कि मैं हूं, मैं जीवित व्यक्ति, दूर से यात्री, एक दर्शक, यानी लेखक वहां का दृश्य देखकर उस दृश्य में इतना मोहित हो गया कि वह अपने आप को ही क्या हो गया? भूल गया था कि वह यहाँ पे क्या करने आया? एक यात्रा करने आया है। उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान। जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी
तब तक बढ़ते पानी में काफी घिर गई है। यानी लेखक उस दृश्य को देखकर क्या हुआ कि इतना मतलब उस दृश्य में इतना लीन हो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसकी चट्टान की तरफ भी क्या है, पानी बढ़ता ही जा रहा है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। यानी जब पानी को बढ़ते हुए देखा अपनी चट्टान की तरफ तो लेखक जो है वो क्या होने लगा, डरने लगा। मैंने एक नजर फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली। पास ही एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टान पर से होता हुआ क्या करा, किनारे पर पहुंच गया। पश्चिम क्षितिज से सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था, यानी धीरे धीरे शाम होने लगी थी। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिम तट रेखा के एक मोड़ के पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देख लूंगा। यानी वो सूर्यास्त देखना चाहता था, तो उसने सोचा कि वहां पर उसको एक रेत का टीला दिखाई दिया, तो उसने सोचा कि उस टीले पर खड़ा होकर मैं क्या देखूंगा, सूर्यास्त देखूंगा। यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी, यानी यात्रियों के कितने ही दल वहां पर जा रहे थे सूर्यास्त को देखने के लिए। मेरे आगे कुछ मिशनरी युवतियां मोक्ष की समस्या पर विचार करती चल रही थी। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, चुपके से मोक्ष का कुछ रहस्य पा लेने के लिए। यानी जो मिशनरी युवतियां हैं लेखक के आगे आगे चल रही थी और मोक्ष के विषय में बात कर रही थी, तो इसलिए लेखक भी उसके उस पीछे चलने लगे। सोचा कि कुछ बातों का ज्ञान मैं भी ले लूं, यानी सुन लूं। यूं उनकी बातों से कहीं रहस्यमय आकर्षण उनके युवा शरीर में था। पीली रेत की पृष्ठभूमि में उनके लबादों के हिलते हुए स्याह सफेद रंग बहुत आकर्षक लग रहे थे। लबाद यानी जो उन्होंने वस्त्र पहन रहे थे वो कैसे रंग के थे, सफेद रंग के थे। मोक्ष का रहस्य अभी बीच में ही था कि हम लोग टीले पर पहुंच गए। यह वह सैंड हिल थी जिसकी चर्चा मैं वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे, 8-10 नवयुवतियां, 6-7 नवयुवक, 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे उन्हें सूर्यास्त के समय काफी पिला रहे थे। यानी गवर्नमेंट गेस्ट हाउस की जो बेरे उन्हें सूर्यास्त के समय क्या पिला रहे थे, कॉफी पिला रहे थे। उन लोगों के वहां होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना हुआ था। हवा समुद्र की उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। यानी हवा चलने के साथ साथ ही उनके कपड़े भी क्या हो रहे थे, हिल रहे थे। मिशनरी युवतियां वहां आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई। उस पूरे कैनवस में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह। यानी सबने ही क्या रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे, और जो मिशनरी युवतियां थी वो उन्होंने सफेद रंग के वस्त्र पहन रखे थे। वो एक तरफ बैठ गई, तो लेखक को क्या लग रहा था, जैसे कि वो क्या है, कुछ बिंदुओं की तरह वहां दिखाई देने लगी। उनमें से कुछ दूर का एक रंगीन बिंदु में ज्यादा देर तक अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका, यानी एक ही स्थान पर ज्यादा देर टिक नहीं सका। सैंड हिल से सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए हुए था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है। इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर ही रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया, पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता वहां पहुंचा तो देखा कि उससे आगे उससे भी ऊंचा क्या है, एक और टीला। यानी जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो लेखक को क्या मिला, एक ऊंचा और टीला मिला। तो जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार कर लिए। टांगे थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं था। लेकिन चलने से क्या, उसके पैर तो थक रहे थे लेकिन उसके मन में तो क्या था, एक उत्साह सा भरा हुआ था, इसलिए उसका मन नहीं भर रहा था, इसलिए वो आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार कर लिए। टांगे थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता कि शायद अब एक ही टीला और है, उस पर पहुंचकर पश्चिम क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आ जाएगा। और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे गया। वहां से दूर दूर तक रेत की लंबी ढलान थी
जैसे वे टीले से समुद्र में उतरने का क्या हो, रास्ता हो। सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर आगे उगे नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे, नारियलों के पेड़ के झुंड नजर आ रहे थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियां ऊपर को उठ रही थी। आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वे टहनियां ऐसे लग रही थी जैसे उन्मुक्त रति के क्षणों में किन्हीं नग्न वन युवतियों की बाहें हो। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। वीरान यानी एकांत लग रही थी, बहुत रूखी सी और उबड़ खाबड़ सी भी थी। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया। सुनहली किरणें ने पीली रेत को नया रंग दे दिया, यानी जैसे ही सूर्य की किरणें का पीली रेत पर पड़ने लगी तो वह सोने के समान चमकने लगी। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहां उड़ेला गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक अपने पैरों के निशानों को देखा। लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उन निशानों से क्या हुआ होगा, टूटा हुआ गया, यानी सोचने लगा कि यहाँ पर पहली बार मैं ही आया हूँ, इससे पहले वहां कोई भी नहीं आया होगा। जब वो रेत पर अपने पैरों के बने निशान देखता है तो इससे मन में एक सिहरन सी हुई, हल्की सी उदासी भी घिर आई। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया, यानी सूर्य अस्त हो रहा था। पानी दूर तक सोना ही सोना ढुल आया, पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि उसमें एक क्षण के लिए भी उसे एक नाम दे सकना असंभव था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता हुआ नजर आ रहा था। जैसे ही सूर्य की किरणें पानी पर पड़ रही थी तो वह भी कैसी दिखाई देने लगी, सुनहरी सी दिखाई देने लगी। लेखक यानी कि सूर्य अस्त हो ही रहा था तो लेखक को एक क्षण भी नहीं मिला था कि उसको कुछ नाम दे सके। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले जहां सोना बह रहा था अब लहू बहता नजर आने लगा, और कुछ क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बेजनी से काला पड़ गया। बेजनी यानी बैंगनी रंग का। फिर मैंने एक बार मुड़कर दाईं और तरफ देख लिया। नारियलों की टहनियां उसी तरफ हवा में ऊपर उठी थी। हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृश्य पट पर शाही फैल गई थी। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट साहा पड़कर जैसे लगातार सिर धुन रहे थे, हाथ पैर पटक रहे थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भीजता खोलता कभी उस तरफ कभी समुद्र की तरफ देखता रहा। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहां से लौटकर भी जाना है, यानी वहां के प्राकृतिक दृश्य में लेखक इतना खो गया था कि उसे ध्यान ही नहीं था कि उसे लौटकर वापस कहाँ जाना है, होटल भी जाना है। जब सूर्य क्या होने लगा, सूर्य अस्त हो गया, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा, तब लेखक को ध्यान आया कि मुझे लौटकर वापस भी जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कपकपी भर गई, यानी कि क्या हो गया, धीरे धीरे सूर्यास्त होने के बाद अंधेरा होने लगा तो लेखक को क्या डर लगने लगा था। दूर से सैंड हिल की तरफ देखा, वहां स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते हुए नजर आ रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था, यानी लेखक सैंड हिल से काफी आगे निकल चुका था और वहां के प्राकृतिक दृश्य में इतना खो गया कि उसे शाम का भी ध्यान नहीं रहा। अंधेरा बढ़ने लगा। जब उसने वहां से देखा तो उसे कुछ धुंधलापन दिखाई दे रहा था। मेरे और उन रंगों के बीच स्याह पड़ती रेत के कितने ही टीले थे। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। यानी धीरे धीरे उसके मन में क्या होने लगा, डर समाने लगा, अंधेरा होने लगा। तो सोचा कि क्या मैं इन सब टीलों को पार करके सही समय पर अपने होटल पहुंच जाऊंगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। इसलिए सोचकर बेहतर नीचे समुद्र तट यानी किनारे पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से केप होटल के सामने तक ले जाएगा। तो उसने क्या सोचा कि यदि मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो ऐसा लगता है कि मैं रेत के टीलों में ही क्या है, रास्ता जो है भटक जाऊंगा। इसलिए वो सोचता है कि समुद्र किनारे से जाऊंगा तो सीधे मैं होटल तक
पहुंच जाऊंगा। निर्णय तुरंत करना था, यानी उसको वो निर्णय जो लेना था कि उसे किस साइड से जाना है, वो निर्णय उसे जल्दी ही लेना था। इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे की तरफ फिसल गया, पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूल रहा। कारण था तट की रेत। यूं पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत देखी थी, सुरमई, खाकी, पीली और लाल। सुरमई यानी सोने के पीले से रंग की। सुरमई का अर्थ होता है, सुरमई यानी हल्के नीले रंग की रेत, खाकी यानी हल्के से भूरे रंग की, पीली और लाल। यूं पहले भी तट पर कई रंगों की रेत देखी थी, सुरमई, खाकी, पीले और लाल रंग की। सुरमई यानी सुरमई के रंग की हल्की नीली, खाकी यानी भूरे रंग की, पीली और लाल। मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी कहीं रेत में नहीं देखे, यानी वो उनकी तरफ आकर्षित होता ही जा रहा था। कितने ही अनाम रंग थे, एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग, एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों की जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जाते हैं वे सब वहां पर थे, यानी लेखक को अलग अलग रंग दिखाई दे रहे थे और उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा, मसल कर नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को हाथों से छू नहीं सका उन्हें पैरों से मसल दिया। मन था कि किस तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, यानी रंग बिरंग रेत जो है उसको कैसी रंगीन दिखाई दे रही थी, तो लेखक के मन में विचार आया कि थोड़ी रेत वो अपने पास रख ले, पर उसका कोई उपाय नहीं था। यह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा, यानी इकट्ठा करूंगा। मैं उदास मन से वहां से आगे चल दिया, यानी वह आगे बढ़ने लगा। समुद्र में पानी बढ़ रहा था, तट की चौड़ाई धीरे धीरे जो है वो कम होती जा रही थी, समुद्र का पानी भी बढ़ता जा रहा था, जो तट की चौड़ाई थी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैर को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। जैसे ही एक लहर आकर, पानी की लहर आकर किसके लेखक के पैर को छूती है तो वह अचानक डर सा जाता है, क्योंकि आगे क्या है, जो तट है, जो किनारा है, उसकी चौड़ाई भी कम होती जा रही थी। इसलिए मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ तीन चार चार फुट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह स्याह पड़ती रेत इस तरह दीवार पर की तरह उठी थी। उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही क्या था, बेकार था, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। दो एक और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। मैंने जूता उतारकर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही, यानी लहरें जब लेखक को आती दिख रही थी तो लेखक को लग रहा था कि एक लहर जो तेज आई तो उसको लगा कहीं ये मुझे पानी में बहाकर नहीं ले जाए। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभलने की कोशिश की, फिर भी उससे क्या करा, टकरा गया। बाहों पर हल्की खरोच आ गई, पर ज्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस यानी मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं चट्टान की नोकों पर यानी चट्टान के किनारों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा, इसलिए वह चट्टान के ऊपर पहुंच गया, क्योंकि जो पानी है वो बढ़ता ही जा रहा था। पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। कितने ही लोग वहां टहल रहे थे, यानी जैसे वो चट्टान पर खड़ा हुआ तो उसे वहां से दूसरी तरफ क्या दिखाई दिया, बहुत सारे लोग दिखाई दिए जो टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना हुआ था, यानी वहां से वो जाने के लिए रास्ता भी बना हुआ था। मन से डर निकल जाने से मुझे
अपना आप काफी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। और जब देखा कि जैसे ही पानी बढ़ने लगा था तो पानी से बचने के लिए वो चट्टान की नोक पर चढ़ जाता है, यानी चट्टान की चोटी पर चढ़ जाता है। वहां चढ़ते ही उसे दूसरी तरफ क्या दिखाई देते हैं, लोग दिखाई देते हैं। तब उसके मन से जो डर था वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और चट्टान से वहां जाने का रास्ता भी बना हुआ था, तो वहां से उतरकर वो चला जाता है। रात, कैप होटल का लॉन। अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ साह लकीरें, एक पौधे की टहनियां, नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी। दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मंदिम सी यानी धीमी सी रोशनी क्या हो रही थी, नजर आ रही थी। मन बहुत बेचैन था, बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह, यानी उसका मन जो था वो क्या हो रहा था, बिल्कुल बेचैन सा हो रहा था, व्याकुल सा हो रहा था। जगह मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मन था कि अभी कई दिने कई सप्ताह वहां रह सकूं, यानी लेखक को वहां जो वो स्थान जो था वो बहुत अच्छा लगा था। तो लेखक मन में सोचने लगा कि थोड़े दिन में और यहाँ पर रुक जाऊं, पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत कर आया, लग रहा था कि वहां से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। अपना सूटकेस खोलने पर पता चला कि कनानौर में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे वे वहीं मेज की दराज में क्या है छोड़ आया। लेखक का मन तो था वहां रुकने का, लेकिन अपने जो उसके बुलक्कड़पन के स्वभाव के कारण लेखक को याद आया कि जब वो कनानौर में रुका था तो वहां पर उसने 80-90 पन्ने लिखे थे और वे पन्ने वहीं पर ही भूल आया है। अब मुझे दो में से एक चुनना था, एक तरफ कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहां की रेत, दूसरी तरफ अपने हाथ के लिखे कागज जो शायद अब भी सेवाए होटल की एक दराज में बंद थे। यानी कि वो कहाँ रुकना चाहता था, कन्याकुमारी रुकना चाहता था, वहां का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहां की रेत देखने के लिए। लेकिन वो क्या है, जो कागज है वो कन्याकुमारी की होटल में भूल आता है, तो उसको अब दोनों में से एक चीज चुननी थी। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा, जैसे कि पौधे की टहनियों और उनके हाशिए में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता है। यानी उधर देखता रहा और अपनी यानी उसको दोनों में से एक चीज चुननी थी कि उसको यहीं रुकना है या वो जो उसके द्वारा लिखे हुए 80-90 पन्ने हैं उसे वापस लेकर आने हैं। इस विषय में ही सोचता रहा वो महासागर की ओर देखकर। कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा जो धीरे धीरे पास आता गया। एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर, यानी उनके वहाँ जो होटल का जो स्थान था वहाँ पर आकर रुक गई। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी जिसमें समुद्र के सितारे को संबोधित किया गया था। उस गीत को सुनते हुए और दूर जहाज की रोशनी के ऊपर चमकते सितारे को देखते हुए मन और उदास होने लगा। गहरी सांझ, सांझ यानी समय, सांझ के सुरमई रंग में रंगी वह आवाज मन की गहराई के किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। लग रहा था कि उस रोए की जिद शायद मुझे वहां जाने न देगी, लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया था दिमाग के किसी कोने में जो अटका। सुबह वहां से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया के साथ साथ टाइम टेबल के हिस्से जुड़ते जा रहे थे। पहले बस 7:15, दूसरी 8:35, तीसरी थोड़ी देर में बस लौट गई। गीत के स्वर विलीन हो गए और मन में केवल हिंसे की चलती रह गई।